सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थियरी ऑफ लॉजिक, जिसका सब्जेक्ट कोड KCS 303 है। इस सब्जेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते ही आए हैं, देन व्हाट इज दिस अनदर मैथमेटिक्स दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थियरी ऑफ लॉजिक। बेसिकली इस सब्जेक्ट का एक और भी नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो अभी तक हम लोग मैथ्स पढ़ते ही आए हैं, ठीक है, अलजेब्रा पढ़े हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, कैलकुलस पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये एक अलग मैथमेटिक्स क्या है ये। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स जो हमारा होता है वो ब्रॉडली टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला तो ये है, अगर हम पहले फर्स्ट वन को डिस्क्रीट नाम दे दें तो सेकेंड वन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि डिस्क्रीट डेटा के साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील करती है। कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स में हम कॉन्टिन्यूअस डेटा के साथ डील करते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेटा मतलब जैसे अगर फ्रॉम 1 to 2 अगर हम डेटा लेना चाहें तो we can take all the data between 1 and 2 from including 1 and 2 also, means 1 1.1 1.001 1.0001 1.2 means all the data coming between 1 and 2. But in discrete mathematics not like that. In discrete mathematics we deal with real numbers, but real numbers must be integral multiple of some unit. जनरली जो जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग अगर यूनिट 1 लेते हैं, मीन्स यूनिट वैल्यू 1 लेते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल इसका क्या होगा, 2 हो सकता है, 1 इटसेल्फ भी हो सकता है, 3 4 5 6 so on. If we talk about negative number -1 -2 -3 -4 -5 even at 0 भी आपका हो सकता है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं वो केवल इंटीजर होती है, या आफ्टर अगर मान लीजिए किसी ने यूनिट 1 के अलावा कुछ और ले लिया, सपोज दैट 0.5 ले लिया, देन अब 0.5 का इंटीग्रल मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा। 0.5 0.5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मिलेगा एंड सो ऑन। मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फिक्स unit value. If we have fixed the unit value, then we can multiply it by an integer. We can get all those values, those we will deal in discrete mathematics. But in case of continuous mathematics, we can take any real numbers. Real numbers may be 1.1 1.001 1.002 is what you can think. Any real number you can take in continuous mathematics, but not in discrete mathematics. Second, one more important thing is one more important limitation of discrete mathematics is that we cannot calculate any instantaneous values in discrete mathematics like in continuous mathematics. Suppose that in we have studied in physics. आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, वेयर डेल्टा t इज टाइम इंटरवल एंड डेल्टा s इज डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इट मीन्स डेल्टा टी जो है हमारा वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो ये एक लिमिटेशन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कि हम कोई भी डिस्क्रीट वेरिएबल इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं ले सकते हैं। ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइटली स्मॉल
values, small values are not allowed in discrete mathematics. मीन्स कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू बहुत छोटी नहीं हो सकती है। बहुत छोटी सेंस डेल्टा टेंस टू जीरो, आप डेल्टा टी टेंस टू जीरो के बारे में जानते ही हैं कि बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, स्मॉल इंटरवल होता है। तो इस तरह की वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते हैं। बाकी हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ब्रॉडली जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले, चूँकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेट थियरी पे बेस्ड ऑन होता है, तो इसके लिए हमें सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेट का जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो जो आपके यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है वो सेट थियरी से ही रिलेटेड है, तो हम लोग सबसे पहले सेट के बारे में ही पढ़ेंगे। और फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेट ही है। इंट्रोडक्शन टू सेट थियरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट। सेट आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस डिफिनीशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेल डिफाइंड। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए, उसका डिफिनीशन एकदम क्लियर होना चाहिए। कि सपोज दैट आपने अगर बोला कि ए सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि वीक के बारे में पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं और उन 7 डेज के नाम क्या हैं। तो आप इजीली लिख सकते हो, सपोज दैट कि अगर ए एक सेट है, उसके अंदर हमें जो वीक के अंदर सारे डेज होते हैं उसको रखना है, तो ए विल बी इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन, सैटरडे एंड फाइनली संडे। टोटल ये 7 ऑब्जेक्ट क्लियर है कि कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट इस सेट के अंदर रखने हैं, वो हमें क्लियर है। क्योंकि अगर ये बोला गया कि हमें वीक सेट के अंदर केवल जो वीक के अंदर डेज होते हैं उसको रखने हैं, तो आप इसके अंदर ये नहीं है कि आप जनवरी रख लेंगे, फरवरी रख लेंगे, मार्च रख लेंगे, क्योंकि वो मंथ है, या किसी राम का नाम, रहीम का नाम, या कोई अल्फ़ाबेट ABCD ऐसा कुछ रख सकते हैं, वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट लगा दिया गया है कि डेज होने चाहिए वीक के। तो इस तरह से वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की जो बात हुई है, ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आप ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो उसमें डिजिट भी इंक्लूड हो गया, और कोई भी नाउन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम ले सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स जैसे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, या सी लैंग्वेज में जो भी ऑपरेटर और आप यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब इसमें इंक्लूड एज ए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट का सेट बनाना है तो उसमें अल्फ़ाबेट लिख दीजिए, डिजिट लिखना है डिजिट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अलाउड हैं सेट में।
इसके बाद सेट में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो डिफिनीशन हो गया, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन। कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज by which we can represent. First one is roster form. रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके हमारे पास हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब आप लोअर क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको कोई भी सेट रिप्रेजेंट करना है, जैसे रोस्टर फॉर्म, तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इस नाते हम इधर सेट का नाम कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर हो सकता है, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने एक सेट लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा रोस्टर फॉर्म है। अभी इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form this same set will be written as A is equal to x such that x is an even number and x is lying between 2 to 10। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए ऐसे लिख दिया x such that x is equal to 2n where n is from 1 to 5। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं, बट अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने सेट को डिफाइन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इट्स डिपेंड अपॉन हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर ट्रांसलेटिंग इन लॉजिकल फॉर्म। वो जो सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया सिंपल फॉर्म है, उसको देखकर आप लॉजिक सोचोगे एंड आफ्टर थिंकिंग द एप्रोप्रिएट लॉजिक वी कैन ट्रांसलेट इन इट the same set into logical form। तो यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म में इसको ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि यही फॉर्म आपको प्रोग्रामिंग करने में, प्रोग्रामिंग अगर आपको सेट पे बेस्ड ऑन करना है तो आप इसी तरह के लॉजिकल फॉर्म को सोच के ही करोगे। क्योंकि अगर सेट बहुत बड़ा है तो आप हर एक एलिमेंट को लिख नहीं सकते हो, और ऐसे अगर आपने लिख दिया तो सारे एलिमेंट जब चाहे तब आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये x जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सारे सेट को, एक जनरल एलिमेंट ले लिया गया है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम करता है। इसके अंदर सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी है, बशर्ते आप x को सही से डिफाइन कर दें आगे। अगर x हमारा सही से डिफाइन है देन दिस x इज एबल टू रिप्रेजेंट ऑल दीज एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10। आप यहाँ पे पुट करके वैल्यूज देख सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले में जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि x इवन नंबर होना चाहिए, 2 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो इवन नंबर है तो अब 2 और 10 के बीच में इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यही आपके नंबर मिलेंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे भी अगर देखें x is equal to 2n where n is lying between 1 to 5। one more condition is needed here, n belongs to set of integer, otherwise it will be incorrect।
तो अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही चीज़ आपको मिलेगा कि 1 to 5 के बीच में केवल 5 इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5। एंड अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा एंड 10 मिलेगा। अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखते तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ कंटिन्यूस डेटा मिल जाते, क्योंकि 1 के बाद 1.001, 1.1, 1.2 इनफाइनाइट डेटा आपको मिल जाते। तो यहाँ पे आपको इस सेट में एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते, तो गलत हो जाता। तो इस वजह से करेक्टली हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, तो कुछ स्पेसिफिक सेट हैं, जैसे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइनाइट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होने का मतलब कि वी कैन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट। सपोज दैट अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, it means it is finite set because number of element is 4। अब अगर हम ऐसे लिख दें जो कि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट क्लियर है कि इसी का जस्ट अपोजिट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज अनकाउंटेबल, मीन्स वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। अगर हम इसी सेट को a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे लिख दें, तो ये नहीं पता है कि 4 के बाद कितने एलिमेंट हैं, मीन्स कोई लिमिट नहीं है कितने एलिमेंट इसमें रहेंगे। तो इस वजह से हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसी नाते इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो बहुत बेसिक सब, चूँकि इसके नाम ऐसे हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। मीन्स अगर हम कार्डिनल नंबर आगे चल के डिस्कस करेंगे, और वैसे तो आप लोग जानते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। अगर कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट होगा, अगर कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। नल सेट किसको बोलते हैं? नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब ऐसे अगर लिख दिया जाए दिस इज नल सेट। समटाइम्स वी कैन राइट इट ऑल्सो एज a इक्वल टू 5। अगर आप ऐसे लिख देते हैं a इक्वल टू 5 तो भी वो नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको नल सेट बोलेंगे, या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। सिंगल टर्न सेट में क्या है कि इसमें एक ये भी स्पेशल सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे अगर a इज इक्वल टू आपने लिख दिया स्मॉल a इज इक्वल टू 1, तो this will be single down set because it include only one element. Now few more nomenclature are there. First one is subset. Subset में क्या होता है कि अगर suppose that there are two sets a and b, if there are two sets a and b, these are two sets, but if all the elements of b is in a, मीन्स जितने भी एलिमेंट b के अंदर हैं वो सब के सब अगर a के अंदर हैं तो b को हम a का सबसेट बोलेंगे। मतलब और लिखा कैसे जाएगा इसको, b इज सबसेट ऑफ a। कंडीशन क्या है, b के सारे एलिमेंट a के अंदर होने जरूरी है। अगर ऐसा है तो b आपको b जो है वो a का सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, ये बहुत ही सब फैमिलियर नॉमेनक्लेचर हैं, आप लोगों को पता भी होंगे क्योंकि लोअर क्लासेस में ये सब 7 से अब शुरू हो गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर सपोज डैट b इज इक्वल टू 1 2 3, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, we can see that all the elements in b are in a, so b will be subset of a।
सुपरसेट में इसी का जस्ट सबसेट का अपोजिट होता है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर यही सेम एग्जांपल हम लोग लें और इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लॉजिकल चीजें वही रहती हैं। लॉजिकली जो चीज यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही लॉजिकल चीज है कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, बट प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल आपका वही रहेगा। प्रॉपर सबसेट में क्या है, और हाँ ये एक चीज और ध्यान देना है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या है। प्रॉपर सबसेट में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सबसेट की हम बात करें तो कोई भी सबसेट, अगर कोई भी एक सेट ए है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, देन व्हाट आर सबसेट्स ऑफ ए? ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसेट्स जो ए के सबसेट्स होंगे उसमें तो वो खुद आएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का खुद का सबसेट होता है, तो इसके सबसेट में वो खुद आ जाएगा। दूसरी चीज क्या आएगी, एम्प्टी सेट। कोई भी एम्प्टी सेट होगा, मतलब अगर नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो भी सबसेट होता है हर एक सेट का। तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा और क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल ए, मतलब आप इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिए और एक सेट बना दिए, चाहे ए बनाए, चाहे बी बनाए, चाहे सी बनाए, ऑल दीज आर सबसेट ऑफ कैपिटल ए। 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, ए बी, बी सी, और सी ए। तो ये 3 जो हैं ये भी कैपिटल ए के सबसेट होंगे। अगर आप कैपिटल ए का नाम चेंज कर दें, कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दें ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर 8 टोटल सबसेट्स फॉर्म हुए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि empty set is always subset of every set, a set is always subset of itself। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। यह चीज़ें आप जनरल वे में समझ जाते हो, लेकिन ये 2 चीज़ें कभी कभी छूट जाती हैं, खासकर empty वाला, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subset is always equal to 2 to the power n, where n is number of element in A। अगर हम A को रेफरेंस मान रहे हैं तो n जो है, n is number of element in given set। जिस सेट के हम सबसेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए कि आपका सेट एम्प्टी सेट है, a इक्वल टू दिस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो 2 पे पावर 0 अगर आप लिखोगे तो आपको 1 मिलेगा। एंड व्हाट विल बी द सबसेट, इटसेल्फ, मतलब यही सेट है और यही उसका सबसेट भी है। इसके सबसेट में आप केवल खुद को, जो खुद वो सेट है वही आएगा, जो कि 5 है, या करली ब्रेसेस के अंदर आप ब्लैंक लिख दीजिए, कुछ भी मत लिखिए, ठीक है। तो और इसका नाम एम्प्टी सेट भी है। तो यहाँ पे ये चूँकि न्यूमेरिकली इम्पॉर्टेंट है, सबसेट पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि हाउ मैनी सबसेट्स,
तो उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन भी है कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट इस नाते है क्योंकि इसी के हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले और भी कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि जो सबसेट को फॉर्म करने का तरीका है कि सबसेट हम कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक डिफिनीशन हमें पता होना चाहिए कि सबसेट्स किसको कहते हैं। एक तो उस सेट के सारे एलिमेंट ले सकते हैं, उस सेट से आप एक एलिमेंट ले सकते हैं, या उसको हायरार्की अगर देखें कि आपको अगर मान लीजिए पर्टिकुलर सेट ए दिया गया है, उस सेट से आप कोई भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, या फिर वन एलिमेंट लेते हैं, टू एलिमेंट लेके बनाते हैं, थ्री एलिमेंट लेके बनाते हैं, एंड सो ऑन ऑल एलिमेंट्स लेके बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि ए का कार्डिनल नंबर स्मॉल एन है, उस सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो इस n ऑल की जगह पे हम स्मॉल n लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया गया है a1 a2 सो ऑन an, तो जनरल जो इसका मतलब हुआ इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे जो सबसेट का जो डिफिनीशन है, सबसेट के डिफिनीशन के हिसाब से जो सबसेट बनाने का तरीका है, उसका जो मेन एक तरीके से लॉजिकल ट्रांसलेट करने के बाद जो मतलब निकलेगा वो यही है कि हर एक एलिमेंट के साथ दो कंडीशन है, आइदर पर्टिकुलर एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन सेट और नॉट, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट सबसेट के अंदर रखा गया है कि नहीं रखा गया है, यही एक लॉजिकल ट्रांसलेशन हुआ इसका। तो आपके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं और उसके जगह पे हम लोग n बॉक्स यहाँ पे बना ले रहे हैं। ये एक एक बॉक्स जो है a1 a2 सो ऑन an को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एलिमेंट्स को सबसेट के अंदर रखना चाह रहे हो कि नहीं रखना चाह रहे हो। तो दो ऑप्शन है, यानी कि टू डिफरेंट वेज, हर एक के लिए दो हमारे पास ऑप्शन है। इसी नाते यहाँ पे 2 इंटू 2 सो ऑन 2 लिखा गया है। और अगर ये a1 a2 a3 सो ऑन an, ये n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मैनी टूज आर देयर, तो कितने मिलेंगे 2 पे पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से डिराइव होता है। क्योंकि आप अगर देखें a इज इक्वल टू, जैसे आपने ए बी दो एलिमेंट सिर्फ हमने लिया और इसके सबसेट्स, एक तो फाई बना जिसके अंदर कुछ नहीं है, दूसरा है ए, तीसरा आपका सबसेट बी और लास्ट वन है ए बी। तो ये 4 सबसेट्स बन रहे हैं। अब ये 4 सबसेट्स को अगर आप इंटरप्रेट करें तो देखें, ये फॉर्मूला केवल इस नाते में डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की लॉजिकल चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए फाई लिखा गया है, ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, ए बी लिखा गया है। यहाँ पे इस चीज़ को कोरिलेट करिए, देखिए क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं लिया गया, इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं लिया गया क्योंकि ये फाई का मतलब एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक सिंगल एलिमेंट लेके आपने ट्राई किया, सबसेट बनाया, मतलब एक ये और एक ये, और यहाँ पे क्या है ऑल, सो ऑन ऑल तक था। ऑल की वैल्यू यहाँ पे n जनरल वैल्यू लिखी गई है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे n की वैल्यू 2 है, तो मतलब 0 मतलब नन एलिमेंट, 1 एलिमेंट, सो ऑन ऑल तक जाना है, यानी कि 2 तक जाना है, बीच में कोई वैल्यूज आपको नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कि 3 ही केवल कंडीशन हुए कि एक भी एलिमेंट नहीं लेना है, सिंगल एलिमेंट लेना है, या ऑल मतलब 2 एलिमेंट्स लेने हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे अब आप देखिए कि अब आप दूसरे तरीके से इसके बारे में सोचिए। इस सेट में क्या है कि कोई भी एलिमेंट नहीं लिया गया है। इस सेट में क्या है
ए लिया गया है लेकिन बी नहीं लिया गया है। अगर आप देखिए ना तो ए लिया गया है, बी नहीं लिया गया। यहाँ क्या है, ए और बी में से कोई भी नहीं लिया गया है। यहाँ क्या है, ए नहीं लिया गया है, बी लिया गया है। यहाँ क्या है, ए लिया गया है, बी लिया गया। आप देखिए हर जगह क्या चीज़ खास बात है कि आइदर एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड आर नॉट इंक्लूडेड। दो ही चीज़ें, हर जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में लिए गए हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर सबसेट में आया है कि नहीं आया है, यही दो चीज़ें हैं और उसी बेसिस पे ये डिराइव किया गया है। और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है? प्रॉपर सबसेट में जैसे वो एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि ए बी दो सबसेट हैं, दो सेट हैं, तो बी को हम ए का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंबल में क्या है कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि आप जो यहाँ पे यह सेट कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी ले रहे थे, उसमें आप इतने सारे सबसेट बनाए थे, पाई था, ए था, बी था, सी था, ए बी था, बी सी था, सी ए था, ए बी सी था। ये टोटल 8 आपके सबसेट्स फॉर्म हुए थे। अगर यह जो एक सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट है, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एंड सो ऑन अप टू दिस सी ए। बट दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज इट होल्ड्स इक्वलिटी साइन, मतलब जो ये सबसेट है वो ए के इक्वल है। तो ये प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट है, और प्रॉपर सबसेट में आप इक्वल का साइन नहीं लगाओगे रिप्रेजेंट करते हुए।